देखिए, माँ सरस्वती के पावन चरणों में महेंद्र सिंह का नमस्कार स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो। आज कक्षा 12 मैथ के क्लास में रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर 12 है, 12वां अध्याय है। इसका एक्सरसाइज 12.2 का पहला सवाल है। देखिए, इसके 12.1 के सभी प्रश्नों का हल आपको मिल चुका है। 12.2 का पहला सवाल, पहले प्रश्न देखें। प्रश्न है ये, रेशमा दो प्रकार का भोज P तथा Q इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A, 11 मात्रक विटामिन B। याद करते चलिए दिमाग में। विटामिन की मात्रा क्या होगी? 8 मात्रक विटामिन A होनी चाहिए या इससे अधिक। न्यूनतम इतना होना चाहिए, ध्यान रखिए, 8 से कम नहीं होना चाहिए विटामिन की मात्रा, विटामिन A की मात्रा। ऐसे विटामिन B की मात्रा 11 से कम नहीं होनी चाहिए। ये न्यूनतम मात्रा दिखाई पड़ रहा है, इतना हो। भोज P की लागत 60 रुपया प्रति केजी तथा भोज Q की लागत 80 रुपया प्रति केजी है। ये रेट है P और Q की। भोज P में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन A है और 5 मात्रक विटामिन B है। भोज P का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें विटामिन की मात्रा दिखाई गई है कितना? 3 मात्रक पर केजी विटामिन A, 5 मात्रक पर केजी विटामिन B। इसी प्रकार Q की स्थिति देखिए, तथा भोज Q में 4 मात्रक विटामिन A और 2 मात्रक विटामिन B है। ये भोज Q की स्थिति है। पौष्टिक तत्व क्या क्या है? 4 मात्रक विटामिन A है और 2 मात्रक विटामिन B है। एक स्थिति किसकी है? Q की। मिश्रण की न्यूनतम लागत क्या है, ये आपको निकालना है। अब हल देखिए इसका। माना X केजी भोज P और Y केजी भोज Q का मिश्रण बनाया जाता है। ये मान लिया गया X और Y केजी। अब इस प्रश्न का एक सारणी, छोटा डाटा जिसको कहते हैं, उस स्वरूप में आप अपने दिमाग में इसको रखें। कैसे रखेंगे? भोज लिख दीजिए P और Q। ये देखिए, मात्रा आपने माना है X केजी और Y केजी, P और Q की अलग अलग, जो आपने मान लिया है। विटामिन A और B, P में कितना है उसको लिख लीजिए, 3 मात्रक A में है और B विटामिन जो है 5 मात्रक पर केजी है। ये P की स्थिति है। देखिए, P X केजी मिलाया जा रहा है, 3 मात्रक विटामिन A है और 5 मात्रक जो है आपका विटामिन B है। दर क्या है? 60 रुपया प्रति केजी है। P की सारी स्थिति देखिए, एक लाइन में आपको यहाँ क्लियर दिखाई पड़ेगी। आपको सवाल पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह चार्ट देखते ही सवाल का सारा स्थिति आपको क्लियर नजर आने लगेगा। Q की स्थिति क्या है? Y केजी मात्रा है, इसकी मिलाई गई है। 4 मात्रक इसमें प्रति केजी विटामिन A है और 2 मात्रक प्रति केजी जो है विटामिन B है। तो विटामिन A और B की स्थिति दोनों भोज में स्थित हो गया। दो मात्रा क्या है? विटामिन B, 5 मात्रा विटामिन
बी 5 मात्रक है पी में, और क्यू में विटामिन बी देख लीजिए कितनी है, क्यू में विटामिन बी 2 मात्रक। अब देखिए ये चार्ट जो है आपको पूरे सवाल का एक संक्षिप्त रूप आपके सामने रखता है। अब कुछ और चीज़ें हैं इसमें। आवश्यक विटामिन की न्यूनतम मात्रा जो यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए, 11 मात्रक विटामिन बी होना चाहिए। ये बनाए गए भोज में विटामिन की न्यूनतम मात्रा है। तो न्यूनतम मात्रा का मतलब ये होता है कि इतना अवश्य हो, इससे ज़्यादा अगर है तो कोई गुनाह नहीं है। देखिए हमने इसको दिखाने के लिए ग्रेटर और इक्वल टू के यहाँ चिन्ह बना दिया है। इसका मतलब ये चिन्ह घोषित करेगा कि मात्रा 8 और 11 विटामिन ए बी का होना चाहिए, लेकिन इससे अधिक हो सकता है। एक असमिका का रूप अब यहाँ आपको देना है इस सवाल को। उसमें क्या होगा, आवश्यक विटामिन की न्यूनतम मात्रा 8 और 11 है, तो अधिकतम मात्रा हो सकती है। तो विटामिन की तरफ अधिकतम बड़ा मुँह इक्वल टू कितना, यानी 8 और 11 के बराबर हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है। अधिक होने पर कोई गुना नहीं है, लेकिन अधिक रखोगे तो आपकी लागत ज़्यादा आएगी, तो एक गुनाह व्यापारिक तौर पर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए अधिक भी ना हो, इसके समकक्ष भी रहे, तब आपकी लागत, न्यूनतम लागत आपको मिलेगी। आइए, P+Q मिश्रण में विटामिन ए की कुल मात्रा क्या होगा, 3x + 4y इज ग्रेटर और इक्वल टू 8। देखिए ध्यान से, कुल मात्रा कितनी होगी, 3 मात्रक पर केजी है तो x केजी में 3x हो गया, 4 मात्रक पर केजी है तो y केजी में 4y, तो 3x + 4y इज ग्रेटर और इक्वल टू 8। देख लीजिए बहुत आसानी से समझिए, इसीलिए चिन्ह मैंने यहाँ बना दिया। ग्रेटर और इक्वल टू का चिन्ह इसीलिए बनाया है कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। 3x + 4y ग्रेटर और इक्वल टू 8। आशंका 1। आशंका 2 की स्थिति देखिए, P+Q में विटामिन बी की कुल मात्रा क्या होगी, यहाँ से देखिए 5x + 2y ग्रेटर और इक्वल टू 11। ये देखिए, इसी चार्ट से सारी चीज, दोनों आशंकाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब असमिका जब मिल गई तो उद्देश्य फलन आपको चाहिए। देखिए उद्देश्य फलन इसी बगल में देख लीजिए, 60x + 80y इक्वल टू z। उद्देश्य फलन कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसे है, 60x 80y इक्वल टू z। 3 चीज मिला, असमिका 1, असमिका 2 और उद्देश्य फलन। इनका आलेखी निरूपण पीछे आप कर चुके हैं। 12.1 में 10 सवाल आपने लगाया है ऐसा। अब इसको आप हल कर सकते हैं। समीकरण इसका लिख लीजिए, 3x + 4y इक्वल टू 8। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 2, अर्थात एक बिंदु मिला 0, 2। यदि y बराबर 0 हो तो x बराबर 8/3 है, तो ई बिंदु मिल गया आपका 8/3, 0। आशंका का प्रभावी क्षेत्र देख लीजिए, 3x + 4y ग्रेटर 8 है, मूल बिंदु 0, 0 पर, 0 इज ग्रेटर 8 असत्य है। यहाँ x 0 रखोगे, y 0 रखो तो ये 0 आएगा। ये ग्रेटर 8 जो कह रहा है 0 8 से बड़ा है, ये असत्य है। क्या है ये, नॉट इक्वल टू 8 है। नॉट इक्वल टू 8 सत्य है, लेकिन ग्रेटर 8 असत्य है।
अर्थात मूल बिंदु असमिका से प्रभावित नहीं है, इसलिए असमिका का प्रभाव क्षेत्र ए और ई असमिका का प्रभाव क्षेत्र रेखा के ऊपर होगा, मूल बिंदु से बाहर रेखा के ऊपर। वैसे एक छोटा सा टिप आपको बता दूं, प्रभाव क्षेत्र आपको आसानी से पता लगेगा जब ये ग्रेटर हो, इधर का पक्ष इधर धन संख्या हो, दाहिने पक्ष में अगर धन संख्या है कोई और बाएं पक्ष में ये ग्रेटर का चिन्ह लगा हो बाएं साइड में ये, तो असमिका का प्रभाव क्षेत्र रेखा के मूल बिंदु के बाहर होता है या रेखा के ऊपर होता है। यदि लेस देन लिखा हो तो मूल बिंदु प्रभावित होती है, मूल बिंदु की तरफ होगा प्रभाव। ये ग्रेटर देन लिखा है मूल बिंदु के बाहर अर्थात रेखा के ऊपर, यहाँ भी ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ये भी मूल बिंदु के बाहर रेखा के ऊपर होगा प्रभाव क्षेत्र। इसका विवेचना इसी तरीके से इसकी हो जाएगी। देख लें 5x + 2y = 11, x = 0 तो y = 11/2, 0 और 11/2 एक बिंदु हो गया। जब y 0 है तो x 11/5 है तो d बिंदु 11/5 0 हो गया। अब 2x + y ≥ 11 में मूल बिंदु 0 0 पर क्या होगा, 0 इज ग्रेटर, ये 11 असत्य है, 11 जो है 0 से बड़ा है, ये असत्य है, अतः प्रभाव क्षेत्र उसी वही हो गया, रेखा के ऊपर मूल बिंदु के बाहर। इसी ग्रेटर चिन्ह को देख करके आप समझ जाइए कि प्रभाव क्षेत्र रेखा के बाहर है। अगर लेस देन लिखा है तो प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है। मेरा ख्याल मेरे वक्तव्य में आपको कोई त्रुटि या संशय नज़र नहीं आनी चाहिए। इस चिन्ह को देख करके हम पहचान जाते हैं कि प्रभाव क्षेत्र असमिका का मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु के बाहर है। ग्रेटर देन का चिन्ह है मूल बिंदु के बाहर है, लेस देन का चिन्ह है मूल बिंदु के अंदर है, लेकिन शर्त है कि यहाँ ऋण चिन्ह ना हो, दाहिने साइड में ऋण चिन्ह ना हो। अगर ऋण चिन्ह है तो बात बदल जाती है, ध्यान रखिएगा। अब इस दोनों समीकरणों का आलेखी निरूपण किया जाएगा। 3x + 4y = 8 तथा 5x + 2y = 11 का आलेखी निरूपण किया जाए, तब देखिए x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्ष खींच लीजिए। अधिकतम नंबर क्या है इसमें देखिए, आपके खाके में देखिए 11/2 यानी 6 से कम, 12 होता 6 होता, 11/2 6 से कुछ कम। तब 6 बराबर खानों में x अक्ष को आप बांटें, ऊपर y अक्ष को भी 6 बराबर खानों में 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 अक्षों को 6 बराबर भागों में विभाजित किया गया। इसका आलेखीय निरूपण देखिए कैसे होता है। ए बिंदु 0 2 देखिए यहाँ होगा, और ई बिंदु 8/3 0 है, जो 8/3 जाना है, कहाँ जाएगा, 3 के थोड़ा सा आगे। देखिए 3 ये लाइन बिंदु जो है 3 दिखाई पड़ा है, इसके आगे एक गोला जो बना है छोटा सा, वहाँ आपका ई बिंदु आ गया, ए को मिला दिया गया। ऐसे 11/2 5.5, 6 और 5 के बीच वाला बिंदु जो है वो 5.5 का है, यहाँ 5.5 हो गया। सी 0 11/2। डी को देख लीजिए 11/5 और 0 यानी 2 से थोड़ा आगे, 5 दूनी 10, 2 देखिए 2 का चिन्ह यहाँ है, इस 2 से थोड़ा सा आगे बनाया गया है, संभावित रख करके बना दिया गया है, और डी और सी को मिला दिया गया है। दोनों रेखाओं का प्रभाव क्षेत्र क्या है, मूल बिंदु के बाहर है अर्थात रेखा के ऊपर है। तब देखिए इस रेखा का भी प्रभाव क्षेत्र यहाँ होगा और इस रेखा का भी प्रभाव क्षेत्र इधर होगा। यहाँ भी है रेखा पर, लेकिन इस रेखा का प्रभाव क्षेत्र इस क्षेत्र में नहीं है, केवल इस रेखा का प्रभाव क्षेत्र यह है। तो यहाँ सिंगल हैचिंग लाइन मिलेगी, डेंसिटी ऑफ लाइन यहाँ
कम मिलेगी, क्योंकि एक ही रेखा का प्रभाव क्षेत्र है। ऐसे ये एरिया जो इधर नीचे त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, इसमें केवल ये छोटी सी रेखा जो आ रही है, ये उनका सी और डी का प्रभाव क्षेत्र होगा, लेकिन ए और ई का प्रभाव क्षेत्र नहीं होगा यहाँ। अर्थात यहाँ भी एक ही रेखा का प्रभाव क्षेत्र है, यहाँ एक रेखा का प्रभाव क्षेत्र है और यहाँ भी एक ही रेखा का प्रभाव क्षेत्र है। ये क्षेत्र ए ई से प्रभावित क्षेत्र है और ये इतना क्षेत्र जो है ए सी डी से प्रभावित क्षेत्र है। तब दोनों जगह एक एक रेखा प्रभाव क्षेत्र, लेकिन यह क्षेत्र जहाँ ये एरिया दिखाई पड़ रही है, यम बिंदु जहाँ लिखा हुआ है, ये क्षेत्र किसी से प्रभावित नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु के बाहर है। अभी अभी आप इसका विवेचना किए हैं। लेकिन इसके बाहर ये पूरा क्षेत्र अनंत तक, जहाँ तक ले जाएं आप, ये पूरा क्षेत्र अनंत तक इससे प्रभावित है, दोनों असंख्याओं से प्रभावित क्षेत्र है। अर्थात यही मेरा आंसर होगा। हमारा बहुभुज जो बनेगा वो दोनों रेखाओं से, दोनों असंख्याओं से प्रभावित क्षेत्र का होगा। अर्थात बिंदु सी, एम और ई, ये सुसंगत बहुभुज होगा हमारा, सी एम ई। ध्यान दीजिए, सुसंगत बहुभुज कैसे निकला? दोनों रेखाओं से प्रभावित क्षेत्र, यानी सभी असंख्याओं से जो क्षेत्र प्रभावी हो वो हमारा सुसंगत बहुभुज होता है। इसके पीछे भी ये बात बताई गई है और कई चित्र आप बनाए हैं, कई आलेखन किए हैं, 10 सवाल आप इसके हल कर चुके हैं। तो प्रभावित क्षेत्र आपको पता चल गया। अब ये देखिए कटान बिंदु यम मिल रहा है, इसका मान यम का जो है निर्देशांक हमें निकालना है। देखने में तो ऐसे है, देखिए इसका परपेंडिकुलर डालिए 2 पर आएगा, इधर को लंब डालिए, इधर को डालेंगे तो 1/2, यानी y 1/2 आएगा और x 2 आएगा। लेकिन यह सत्य है कि नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए आप दोनों रेखाओं का 3x + 4y = 8 तथा 5x + 2y = 11 का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें। प्रतिच्छेद बिंदु निकालना जानते हैं, दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए। हल करने की 6-7 विधियां हैं, सभी विधि आप जानते हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, बताना नहीं है। लेकिन हमने जो विधि लगाया है वो वज्र गुणन विधि लगाया है, उससे मैंने हल किया है। क्या किया है? x का हर निकालना है तो x बटे लिखिए, बराबर y/y का हर इक्वल टू -1 अचर का हर। देख लीजिए, ऐसे निकालिए। क्या करेंगे एक बार देख लें। 11 से इस 4 में उड़ा, 11 चौक 44, माइनस 8 और 2 का गुणा 16। तो y का हर निकालना है तो y को आप विलुप्त करेंगे और क्या करेंगे, तीन से 11 में गुणा 35 नहीं, पहले 5 से 8 में गुणा, 5 × 8 40, 11 × 3 35 माइनस। अचर को निकालना है तो देखिए -1 है लिखेंगे। अगर ये 11 और 8 उधर है तो माइनस लिखा जाएगा, अगर 11 8 इधर है तो प्लस लिखा जाता है। दाहिने बाएं पक्ष का अंतर है। ये आ जाएगा 3 × 2 = 6 माइनस 4 4 5 20, 6 - 20 आ गया। x/28 = y/7 = 1/14। तो x बराबर आ गया 2, y बराबर हो गया 1/2। यम का निर्देशांक मिल गया आपको 2 और 1/2। आपको आलेखन विधि से भी निर्देशांक मिल रहा था, लेकिन अब यह निर्देशांक के समान है, इसका मतलब आलेखीय हल आपका सही है। अब सुसंगत बहुभुज के कोणीय बिंदु को लिख जाइए। कोणीय बिंदु क्या क्या है? सी है 0, 11/2 है, यम है 2, 1/2 है,
ई है 8/3 जीरो है। यहाँ देखिए न्यूनतम मान क्या होगा उसको लिख लीजिए, क्योंकि वही निकालना है आपको, न्यूनतमीकरण करना है मिश्रण की न्यूनतम लागत, तो न्यूनतमीकरण कर दीजिए। ये देखिए पहला बिंदु आ गया आपका 80 × 11/2 = 440। दूसरा बिंदु आ गया 60 × 2 + 80 × ½ = 160। तीसरा बिंदु आ गया 62 × 8/3 = 160। इन तीनों में सबसे न्यूनतम 160 है, 160 है, जो दो बिंदुओं पर प्राप्त है। क्या क्या m 2.5 e 8/3 and 0 = 160। लेकिन इसमें सत्य क्या है? केवल m सत्य है, क्योंकि भोज्य पदार्थ है। इसमें कौन सत्य है? m। 2 और आधा यही सत्य है। यानी P 2 किलो और Q आधा किलो। जब इसका मिश्रण बनेगा तब आपका सही मिश्रण प्राप्त होगा। इसमें देखिए एक जीरो आ रहा है, इस कारण इसको हम नहीं लेंगे। 8/3 और जीरो का जो प्रादुर्भाव है वो जो है आपके भोज्य पदार्थ के मिश्रण के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक पदार्थ क्यू छूट जाएगा। आपको पी और क्यू को मिलाना है, ऐसा नहीं क्यू बिल्कुल नहीं रहेगा। जिसमें पी क्यू दोनों आ रहे हैं वही सत्य है, अर्थात 2 के यम बिंदु का जो निर्देशांक है उतना उतना आपको मिलाना है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखना। एक प्रकार केक को 200 किलोग्राम आटा, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता है, तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता है। एक केक बनाया जा रहा है जिसमें 25 ग्राम वसा और 200 ग्राम आटा लगता है। तथा दूसरे प्रकार की केक के लिए केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता है। 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता है।
केक तैयार हो रहे हैं, देख लीजिए। केकों की अधिकतम संख्या बताओ। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटे और 1 किलो वसा से बन सकते हैं। जो 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। यह मान लिया गया है कि केकों के बनाने के लिए यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। सवाल है आपका, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा 25 ग्राम वसा को मिलाकर बनाया जाता है तथा दूसरे प्रकार के केक को 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा को मिलाकर बनाना है। केकों की अधिकतम संख्या बताना है जो 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बन सकता हो। यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने में पदार्थों की कमी आने नहीं दिया जाएगा। पदार्थों की कमी से मतलब क्या है, ना तो आटे की कमी होगी उसमें, ना तो वसा की कमी होगी। यानी न्यूनतम 200 ग्राम आटा, 100 ग्राम आटा, न्यूनतम 25 ग्राम वसा, 50 ग्राम वसा अवश्य होगा दोनों केकों में। अब इस प्रश्न को सारणीबद्ध या सूचीबद्ध पहले करें आप। तो जैसे भोज पीओक्यू आपने मिलाया था, उसी तरह से केक के प्रकार की पहला कॉलम बनाइए। केकों का प्रकार देख लीजिए, केकों का प्रकार। दूसरा कॉलम आपका होगा केकों की संख्या। केकों की संख्या। केकों की संख्या के बाद आटा, आटे की मात्रा। इसमें है ग्राम में। और क्या है दूसरा, वसा की मात्रा। वसा की मात्रा
ये भी ग्राम में दिया है। इसको सारणीबद्ध कर दीजिए। देखिए एक सारणीबद्ध बना लीजिए जैसे आपने पिछली बार बनाया था पहले सवाल में। दो प्रकार के केक हैं। तो दोनों प्रकार के केक, एक तो फर्स्ट हो गया और दूसरा हो गया सेकेंड। सवाल में दो प्रकार का केक आपको दिया गया। केकों की संख्या मान लिया x और सेकंड प्रकार केक की संख्या y। आटे की मात्रा पहले वाले केक में 200 ग्राम और वसा की मात्रा 25 ग्राम। सवाल में ये दिया हुआ है आपके। दूसरे केक के लिए आटे की मात्रा क्या है? 100 ग्राम आटा है और 50 ग्राम वसा है। देखिए जो सवाल में था वो आपके सूचीबद्ध हो गया, सारणी में आ गया। एक चीज और है कि आटे की टोटल मात्रा दी हुई 5 kg, तब x + y मिलकर के कितने होंगे? 5 किलोग्राम होंगे। कुल मात्रा इसको कहेंगे, कुल केक। x + y होंगे। मात्रा कितनी दी गई टोटल आटे की आपको? 5 किलो, यानी 5000 ग्राम। 5 किलो का अर्थ है 5000 ग्राम। वसा कितनी दी गई है? 1 किलो, 1000 ग्राम। एक 1000 ग्राम। आपका पूरा सवाल किस में आ गया? सूची में आ गया, तालिका में आ गया। इसमें आप असंख्य बनावें। उद्देश्य फलन क्या है आपका? z। केकों की संख्या आपको निकालना है। देखिए x + y केकों की संख्या, इसी को z लिख दीजिए। ये हो गया उद्देश्य फलन। क्या मिल गया आपको? उद्देश्य फलन। z बराबर हो गया x + y। इसी का अधिकतमीकरण
अधिकतम संख्या ही Z आपको निकालना है। अब x प्लस वाई के एक बनाने में जो 5000 ग्राम आटे से बन सकते हैं, टोटल आटे की आवश्यकता क्या है? कुल आटे की आवश्यकता देखिए, कुल आटे की आवश्यकता आटे की आवश्यकता आपको पता चल गया। 200x प्लस 100y ये बराबर हो गया 200x प्लस 100y। इतना आटा टोटल लगेगा। लेकिन अधिकतम मात्रा आपका क्या है? इसका मान कितना है? 5000 ग्राम। 5 किलो आटा आपके पास है, इसका मतलब इतना, इसका योग 5000 ग्राम के बराबर होगा या इससे कम होगा। कम होगा अर्थात लेस देन R इक्वल टू 5000। एक समीकरण आपकी बन गई। इसको आप हल करेंगे तो देखिए 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इधर से आ गया 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 50। आशंका 1। इसी प्रकार वसा की आशंका बनाइए आप। कुल वसा की आवश्यकता देख लें। कुल वसा की आवश्यकता कितनी वसा की आवश्यकता होगी? 25 गुणे x (25x) प्लस 50y। टोटल वसा की मात्रा आपके पास 1000, तो या तो 1000 के बराबर होगा इसका योग या इससे कम होगा। ये भी लेस देन हो गया इक्वल टू 1000। इसमें भी देखिए 25 का भाग चला जाएगा तो आ जाएगा x प्लस 2y लेस r इक्वल टू 40। आशंका 2। जो x और y आपने माना है, ये दोनों जीरो के बराबर या जीरो से अधिक होंगे। इन आशंकाओं में जहाँ क्या होगा, जहाँ x और y ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा 0। इन दोनों में से कोई एक शून्य या बराबर या अधिक होगा। ये अवरोध हो गए, आशंकाएं हैं। इन दोनों आशंकाओं का हल आप देखें। आशंका नंबर 1, आशंका 1 2x प्लस वाई
लेस आर इजकल टू 50 है, तब x बराबर 0, तब y बराबर 50, बिंदु ये मिल जाएगा आपको 0, 50। ऐसे y बराबर 0 होगा, तब x बराबर 25। तब b बिंदु आ जाएगा आपका 25, 0। देखिए ए बी दो बिंदु दशमलव से प्राप्त हो गए आपके। आप चाहे तो इसका प्रभाव क्षेत्र देख लें। लेस देन 0, लेस देन 50 है, लेस देन 50 है, प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। बताया था पिछले सवाल में भी, अगर लेस देन है तो मूल बिंदु की ओर, ग्रेटर देन 50 होता तो मूल बिंदु के बाहर, रेखा के ऊपर। तो ये मूल बिंदु की ओर है प्रभाव क्षेत्र। यहाँ लिख सकते हैं प्रभाव क्षेत्र जीरो इज लेस 50 सत्य है। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, मूल बिंदु संतुष्ट है या मूल बिंदु की ओर है। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। देख लीजिए कि ग्रेटर और लेस से पता चल जाता है प्रभाव क्षेत्र। तो आशंका 1 का विवेचना आपको मिल गया। आशंका 2 की विवेचना देख लीजिए। आशंका 2 क्या है आपका? x + 2y लेस r इक्वल टू 40, तब x बराबर 0 तो y बराबर 20, तब C बिंदु आ गया C बिंदु हो गया 0, 20। और जब y 0 है तो x 40 है, तब D बिंदु हो गया 40, 0। देखिए दोनों बिंदु C और D मिल गए। यहाँ आलेखन है तो आपको जरूरत पड़ेगी। प्रभाव क्षेत्र पूर्व की भांति, आशंका 1 की भांति देखिए। लिख लीजिए प्रभाव क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र 0 लेस 40 लीजिए मूल बिंदु की ओर। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर। ये सारी विवेचनाएं दोनों आशंका की हो गई। अब आप आलेखीय निरूपण कर दें। x + 2y
एक्स प्लस 2y 2x प्लस y इजकल टू 50 और एक्स प्लस 2y इजकल टू 40 का समीकरण हो गया आलेखीय आलेखीय निरूपण। दो अक्षर खींच लें। देखिए एक्स अक्ष आपका, ये वाई अक्ष। अधिकतम 50 तक ये बिंदु गया हुआ है। पाँच पाँच के 10 खाने खींच दीजिए या 10 10 के खाने खींचिए 5। ये देखिए 10 20 30 40 50 ऐसे वाई एक्स पर खींच दीजिए 10 20 30 40 50। इनको निर्दिष्ट कर दीजिए 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50। एक्स और वाई, इस पर एक्स वाई का निरूपण हो गया। अब आप ए और बी बिंदु को दर्शाइए। ए बिंदु 0 50 यहाँ है, ए 0 50 बी बिंदु 25 0। देखिए इसके मध्य में बी बिंदु 25 और 0। ए बी को मिला दीजिए, ए बी मिल गया। आप फिर देखिए दूसरी आशंका या दूसरे समीकरण एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40 का निरूपण। सी बिंदु 0 20 ए बिंदु सी हो गया। यहाँ ऐसे लिख रहे हैं 0 और 20। बिंदु डी देखिए 40 0 है, y 0 है तो यहाँ आएगा। ए बिंदु डी यहाँ आएगा, कितना हुआ 40 0। अब इनका देखिए निरूपण करिए, इनको मिला दीजिए। देखिए इनका प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है यम। एम का निर्देशांक मेरे ख्याल 10 20 होना चाहिए, 20 10। देख लीजिए अब है, यहाँ से डॉटेड लाइन इस करके देखिए ये आ गया एक्स का मान 20
और यहाँ से लंब वाई पर जब डालोगे, देख लीजिए, तब ये आ गया 10। ये तो ग्राफी विधि से आपको वे बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं उनके, लेकिन आप बीजगणित विधि से इसको हल कर लें आसानी से। यहाँ देखिए, x अपान इक्वल टू y अपान -1 अपान, x निकालना है, x को रख लें, तब इसके y का गुणांक 1 और 40 का गुणा कर दीजिए तो हो गया 40 2 इंटू 50, या 100 कर दीजिए, 50 दूनी 100। y को निकालना है तो y को रख दीजिए, 40 इंटू 2 80 हो गया, माइनस 50 इंटू 1 50 हो गया, इक्वल टू 4 -1 तो x अपान -60 इक्वल टू y अपान ये हो गया 50 माइनस 80 y अपान -30 इक्वल टू -1 अपान 3। तो 3 बीसम x बराबर देखिए आ गया 20 और y बराबर आ गया 10। तब यम के निर्देशांक हो गए 20 10। मिला लीजिए दोनों, देखिए ग्राफी विधि से और आपके हल करने की विधि से, दोनों से आपको उत्तर मिलेगा। अब आपका देखिए यम बिंदु आपको प्राप्त हो गया है। अब इसमें देखना है प्रभाव क्षेत्र, दोनों शंकाओं का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है। चलिए, तो इस क्षेत्र में केवल एक शंका का प्रभाव क्षेत्र होगा, वो AB का होगा। इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में CD रेखा का केवल प्रभाव क्षेत्र होगा। यहाँ AB का प्रभाव क्षेत्र होगा, यहाँ CD का प्रभाव क्षेत्र होगा, लेकिन जो भाग ये समलंब चतुर्भुज की तरह दिखाई पड़ रहा है,
या चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है। त्रिभुज में तो एक एक असंख्या का प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन जो ये चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है इसमें दोनों असंख्याओं का प्रभाव क्षेत्र है। अतः ये हमारा सुसंगत बहुभुज है। यहाँ डेंसिटी ऑफ हैचिंग लाइन अधिकतम होगी। इस रेखा का भी लाइन मूल बिंदु की तरफ आएगा और इस रेखा की लाइन भी मूल बिंदु की तरफ आएगी। तो दोनों असंख्याओं की जो लाइन है वो इस चतुर्भुज में आकर के घनी हो जाएंगी, अर्थात डेंसिटी ऑफ लाइन यहाँ अधिक मिलेगा और यह हमारा सुसंगत बहुभुज होगा। ऊपर वाले त्रिभुज में केवल एक ही रेखा का प्रभाव क्षेत्र होगा। इस छोटे त्रिभुज में यहाँ भी केवल एक ही असंख्या का प्रभाव क्षेत्र होगा, लेकिन यह जो चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है इसमें दोनों रेखाओं का प्रभाव क्षेत्र होगा। देख लीजिए, हम पहली वाली का लाइन खींच रहे हैं ऐसे, और दूसरी वाली की लाइन खड़ी लाइन खींच रहे हैं, जिससे आपको दोनों का प्रभाव क्षेत्र इसमें दिखाई पड़ा अलग अलग। ये देखिए, दोनों रेखाओं का प्रभाव क्षेत्र इसमें है, इस सुसंगत बहुभुज। लेकिन यहाँ देखेंगे आप तो केवल खड़ी खड़ी लाइन ही दिखाई पड़ेगी। यहाँ देखेंगे तो केवल पेड़ पेड़ लाइन दिखाई पड़ेगी। बात ये और ये त्रिभुज दोनों जो हैं वो सुसंगत बहुभुज नहीं है। सुसंगत बहुभुज हमारा ये नीचे वाला क्षेत्र होगा। यहाँ आप देख सकते हैं सुसंगत बहुभुज। क्या हो गया? CMOB। इसके कोणीय बिंदु लिख ले आप। सी कितना है? 020। एम का मान अभी अभी आप निकालना है 2010। ओ 00 है, मूल बिंदु है। बी 25 0 है। ये सबके निर्देशांक कोणीय बिंदु के निर्देशांक सहित लिखे गए। अब आपका उद्देश्य फलन देखिए। उद्देश्य फलन क्या है आपका? x प्लस वाई अधिकतम हो तो x प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो पहला आ गया 0 प्लस 20 इक्वल टू 20। दूसरा आ गया 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। तीसरा आ गया 0। चौथा आपका हो गया 25। अधिकतम आपको दिखाई पड़ रहा 30, जो बिंदु एम पर है। ये आपका आंसर है। अधिकतम एकों की संख्या एम 20
10 इक्वल टू 30। ये आपका ये दूसरे सवाल का हल था, जिसकी विवेचना विधिवत कर दी गई है।